नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एलआरएस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू आप बिना किसी एक्सटेंसिव पेपर वर्क के, फेमा के अप्रूवल के, आप फॉरेन एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया भेज सकते हो। से सपोज कीजिए आपको अपने बेटे को पढ़ाई के लिए यूएस पैसे भेजने हैं तो आप एलआरएस स्कीम के थ्रू इसे भेज सकते हैं। एलआरएस स्कीम में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। से किसी एक पर्पस के लिए आपको $5000 अगर एक फाइनेंशियल तक में भेजते हैं तो आप बिना किसी अप्रूवल के भेज सकते हैं। या इसी तरीके से किसी में $1,00,000 है, किसी में ये जो स्कीम की जो लिमिटेशंस हैं वो आपको फेमा की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आरबीआई की भी वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो अब उसमें 1 अक्टूबर 2023 के बाद से टीसीएस जो एप्लीकेबल होगा वो मैक्सिमम 20% रेट से एप्लीकेबल होगा। मतलब टीसीएस के रेट रिवाइज हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, पिछले ही साल एक और अपडेशन हुआ था कि अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो वो नॉन फाइलर हो जाते हैं, मतलब इनको इनऑपरेटिव हो जाते हैं। और इनऑपरेटिव पैन में आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो देखिए, 2-3 कैटेगरी हो गई। एक तो वो इंडिविजुअल जो पैन जिनका ऑपरेटिव है, मतलब पैन आधार से लिंक है और जिन्होंने रिटर्न फाइल ऑलरेडी किया हुआ है और रिटर्न फाइल टाइम से करते हैं। तो ये हो गए फाइलर भी और इनका पैन भी ऑपरेटिव है। दूसरा होगा जिनका पैन इनऑपरेटिव है और तीसरे होंगे जो जिनका पैन तो ऑपरेटिव है बट वो फाइलिंग नहीं करते हैं। तो एक हो गए नॉन फाइलर, एक हो गए जिनका इनऑपरेटिव पैन है और एक हो गया जिनका की पैन नॉर्मल है। इन तीनों के लिए अलग अलग टैक्स रेट है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये वीडियो क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए आजकल बहुत सारे इंडिया से तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन पढ़ने जाते हैं या फिर फॉरेन घूमने जाते हैं या फॉरेन मेडिकल के लिए जाते हैं, फॉरेन पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। बहुत सारे और भी पर्पस है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे। जैसे मान लीजिए आपने यूएसए में घर खरीद लिया या यूएसए की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, या नहीं तो फिर आपने क्रिप्टो करेंसी परचेज कर ली। तो इस तरीके के अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है या फिर आप फॉरेन टूर पे गए हैं, किसी हो सकता है ऑफिस टूर पे गए हो, तो ये सारी चीजों में आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है और आप उसे रेमिट करते हैं। दो चीजें हैं, फॉरेन करेंसी रेमिट करना, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करना। मैं रेमिट करने की बात कर रहा हूं जिसके अंदर जिसको आप एलआरएस स्कीम के अंदर करते हैं, मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर करते हैं। तो आज इसमें बहुत सारे हम क्वेश्चनर के फॉर्म में भी जानेंगे, इनकम टैक्स का एक सर्कुलर है वो भी देखेंगे, और सबसे पहले देख लेते हैं कि टैक्स रेट में क्या चेंजेज आए हैं। मैं बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, अगर सपोज कीजिए आपको 1,00,000 रुपए, सिंपल सी चीज है, अगर आप ऐसे समझिए, जैसे टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होता है, अगर आपको 1,00,000 रुपए किसी को देने हैं, आप एक बिजनेस है और आपको 1,00,000 रुपए किसी को देने हैं और उस पर टीडीएस एप्लीकेबल है, तो क्या करते हैं, 1,00,000 रुपए नहीं देके 10,000 रुपए आप गवर्नमेंट को देते हैं, 90,000 रुपए सामने वाली पर्सन को देते हैं। जैसे बैंक में होता है, बैंक में अगर इंटरेस्ट आपकी 1,00,000 हुई तो वो 10,000 रुपए तो डायरेक्टली टीडीएस के नाम पे गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं और 90,000 आपको देते हैं। टीसीएस भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। आप बिल्कुल इजी भाषा में से समझे कि अगर आपको 1,00,000 रुपए किसी को देने हैं तो आपने उससे 90,000 दिया और 10,000 का टीसीएस जमा कर दिया, तो सिमिलरली ये टीडीएस की तरह ही वर्क करता है। अब आपने बोला फॉरेन रेमिटेंस पे टीसीएस क्यों लगाया, क्योंकि इंडिया से फॉरेन रेमिटेंस बहुत ज्यादा हो रहा है और इंडिया के फॉरेन रेमिटेंस को कर्व करने के लिए टीसीएस लगाया। और इंडिया से लोग बाहर घूमने ज्यादा जाते हैं, मेडिकल सर्विसेज के लिए ज्यादा जाते हैं, उसके बाद एजुकेशन के लिए ज्यादा जाते हैं, जबकि हमारे इंडिया में भी इतनी अच्छी फैसिलिटी हो सकती है नहीं है, ये मैं डिबेट नहीं कर रहा, हो सकती है। तो इस वजह से टीसीएस इंपोज किया जाता है जब आप रेमिटेंस करते हैं अंडर एलआरएस स्कीम। अब बोलेंगे मैं एलआरएस स्कीम के अंदर नहीं करता, कोई बात नहीं, आप फेमा से अप्रूवल लो, और क्योंकि वहां पे इंक्वायरी प्रॉपर होती है तो आपको फिर टीसीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एलआरएस में बिना किसी अप्रूवल के आप सिर्फ फॉर्म भर के आप पैसे सेंड कर देते हो, इसीलिए उसमें टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो अब क्या ये टीसीएस एप्लीकेबल हुआ तो क्या ये मेरा टैक्स आउटफ्लो हो गया? नहीं, देखिए ये टैक्स आउटफ्लो नहीं है। ये फिर आप जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी अगर कोई टैक्स लायबिलिटी अगर बनती है तो उसे सेट ऑफ कर लीजिए, या नहीं
अगर आप सेटअप नहीं कर सकते, आपकी टैक्स लायबिलिटी नील आती है, तो वो टीसीएस आपको रिफंड हो जाएगा। तो अब चलते हैं रेट पे। यहाँ पे बहुत सारी मुझे क्वेरी आती है कि मैंने यहाँ का घर बेचा है, मैं यूएस, मेरा बेटा यूएस में है, वहां पे शिफ्ट हुआ है, उनको मुझे पैसे भेजने हैं, कैसे भेजूं, भेजूंगा तो क्या टैक्स एप्लीकेबल होगा? ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, 4-5 तरीके की चीजें। सबसे पहले, अगर आप एजुकेशन के लिए लोन लेके पैसे भेजते हैं तो आप ये मानिए कि 7 लाख तक जनरली 7 लाख तक आपका कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। 7 लाख क्या? इंडियन रुपीज, 7 लाख आईएनआर, 7 लाख डॉलर नहीं, 7 लाख आईएनआर तक आपको कोई टीसीएस नहीं काटनी है, एक्सेप्ट वन केस, टूर ऑपरेटर के केस में, वो आगे देखेंगे। तो अगर आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं अप टू 7 लाख, नो टीसीएस एप्लीकेबल। अगर आप 7 लाख से ऊपर है, अब आप एजुकेशन के लिए लोन लेके भेज रहे हैं, तो 0.05% है जहां ऑपरेटिव पैन है, इनऑपरेटिव पैन के लिए 5%, और अगर नॉन फाइलर है तो उनके लिए भी 5%। इसी तरीके से अगर आप अपने सोर्स से रेमिटेंस के लिए भेज रहे हैं, अब आप ये सोचो कि जो 25 लाख 30 लाख रुपए बच्चे के एजुकेशन में खर्च कर रहा है, उसकी इनकम इतनी तो होगी कि वो रिटर्न फाइल कर सकता होगा। यही लॉजिक रहा होगा इस पे टीसीएस डिडक्ट करने का, कि एक तो चेक रहे कि किसने पैसे भेजे, दूसरा अगर आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है तो टीसीएस आपको रिफंड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने अपने सोर्स से एजुकेशन के लिए भेजा है तो वह 7 लाख तक नील, तीनों केस में 5% 7 लाख के ऊपर, इन केस ऑफ अपने सोर्स से अगर एजुकेशन का पैसा भेजा है तो 10% 7 लाख से ऊपर इन केस ऑफ इनऑपरेटिव पैन, एंड 10% इन केस ऑफ नॉन फाइलर। अगर ओवरसीज टूर पैकेज है, ओवरसीज टूर पैकेज का क्या मतलब हुआ? कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी बिजनेस में जा रहे हैं, वहां होटल में ठहरे हैं, तो कोई आपको डिडक्शन नहीं है, मतलब कोई भी एग्जम्पशन नहीं है 7 लाख की। 7 लाख तक करते हैं तो 5%, 7 लाख से ऊपर करते हैं तो 20%, और अगर नॉन फाइलर इनऑपरेटिव पैन है आपकी तो 10% 7 लाख के नीचे और 20% 7 लाख के ऊपर, मतलब 7 लाख के नीचे मतलब अप टू 7 लाख तक। और किसी अदर आप पर्पस के लिए भेजते, पिलग्रिमेजेज, गिफ्ट वगैरह, तो उसके लिए 7 लाख तक तो कोई नहीं है ये तीनों में, और 20% आपको रिस्पेक्टिव ऑफ आप फाइलर हैं, इनऑपरेटिव पैन है, ऑपरेटिव पैन है, आपको 7 लाख के ऊपर लगेगा। ये क्या है? टीसीएस एप्लीकेबल होगी, ये टैक्स नहीं है। अब आप पूछेंगे ये ठीक है, ये तो मैं समझ गया। अब आप मुझे बताइए कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट किसको माने, कौन कौन से एक्सपेंसेस उसमें कवर होंगे, एजुकेशन में कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर होंगे। अगर एक साल में 7 लाख बोल रहा है तो एक साल में 7 लाख में मेडिकल पे खर्च किया, फिर एक साल में 7 लाख मैंने एजुकेशन पे भेजा, और एक साल में मैंने 7 लाख से टूर पैकेज लिया, तो क्या कौन से 7 लाख, 7 लाख इंडिविजुअल या 7 लाख क्यूमुलेटिव मुझे एग्जम्पशन प्राप्त है? तो इसके लिए ये सारी क्वेश्चन का जवाब हम देंगे इस क्वेश्चनर में। अच्छा, आप ये पहले पूछ सकते हैं कि इससे पहले, ये तो अभी की हो गई अक्टूबर 2023, इससे पहले क्या रेट थे? इससे पहले रेट थे कि आपको 7 लाख तक कोई टैक्स टीसीएस नहीं था, और 7 लाख के ऊपर 0.5% थे अगर लोन एजुकेशन के लिए अगर लेके आपने भेजा है तो। अगर मेडिकल एजुकेशन है अदर देन फाइनेंस बाय लोन तो 5% थे अबव 7 लाख, और अदर पर्पस के लिए भी 5% थे, और जो टूर पैकेज ऑपरेटर थे 5% विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। अब हम क्वेश्चनर के फॉर्म में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या ओवरसीज क्रेडिट कार्ड है, क्या उसको एलआरएस में काउंट किया जाएगा? तो अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आपके पास ओवरसीज क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे एक्सपेंस कर सकते हैं, उसमें कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि 7 लाख का थ्रेशोल्ड ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे है। अब अपने 7 लाख रुपए मान लेते हैं कि एजुकेशन में खर्च किया है 7 लाख, फिर मेडिकल में 7 लाख, टूर ऑपरेटर में, देखिए टूर ऑपरेटर का 7 लाख तो 100% टैक्सेबल है 5% के हिसाब से, ये तो अलग जाएगी। उसके बाद 7 लाख अपने मेडिकल में खर्च किया, वो गया अलग से। उसके बाद जो 7 लाख आपने एजुकेशन में खर्च किया, उस पे जो एप्लीकेबल रेट है वो एप्लीकेबल रेट से टैक्स लगेगा। अब बोलेंगे 7 लाख का एग्जम्पशन हम कहां से माने? तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जिसका पहले होगा वो एग्जम्प्ट होगा, अनलेस अनटिल आपका सबसे पहला 7 लाख टूर ऑपरेटर का था, तो टूर ऑपरेटर में तो कोई एग्जम्पशन है ही नहीं। तो अगर मान लीजिए पहला आपका 7 लाख मेडिकल का था, उसके बाद आपका आया एजुकेशन, तो मेडिकल वाला एग्जम्प्ट होगा, फिर एजुकेशन वाली स्लैब लगेगी, और जो टूर ऑपरेटर वाली स्लैब है वो अलग से लगेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 7 लाख सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में एक इंडिविजुअल के लिए है। तो आप बोलेंगे 23-24 तो अभी खत्म नहीं हुई है, और ये प्रोविजन एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2023 से।
अब आप ऐसे समझिए कि आपने जो टूर ऑपरेटर का जो खर्च किया था वो सितंबर में या फिर जुलाई 2023 में किया था, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में अगर आपने टूर ऑपरेटर से मान लीजिए 5% का जो स्लैब था तो 5% ही लगेगा। वो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से आपका काउंट होगा कि आपने किस पीरियड में किया था और उस टाइम जो एप्लीकेबल रेट होगा वही लगेगी। अब एक क्वेश्चन और कि अगर मैंने 7 लाख तो एजुकेशन पर्पस के लिए से एडी हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थी, दूसरे 7 लाख मेडिकल पर्पस के लिए वो हमारा एडी जो था ऑथराइज डीलर वो मैंने स्टेट बैंक से करा दिया, तीसरा मैंने एचडीएफसी बैंक से करा दिया, तो ये तो आपस में कोऑर्डिनेटेड है नहीं, इनको तो पता नहीं कि इस साल कितना भेजा है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तो मुझे कोई टीसीएस नहीं काटेगा। देखिए उस केस में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर आपने गलत डिक्लेरेशन दिया है तो आप लायबल होंगे, इसके लिए कोई और लायबल नहीं होगा, ऑथराइज डीलर लायबल नहीं होगी। आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इतना ऑलरेडी भेज चुके हैं। इसीलिए जब आप फॉर्म A2 जो एलआरएस की फॉर्म है ना उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपने प्रीवियस इस फाइनेंशियल ईयर में कहां कहां कितने पैसे भेजे हैं, तो इस हिसाब से आपका टैक्सेशन कैलकुलेट होगा और आप लायबल हो जाएंगे अगर आपने कोई मिसस्टेटेड स्टेटमेंट वहां पे प्रेजेंट किया है। अब फिर से वही 7 लाख रुपए मान लेते हैं आपने एजुकेशन के लिए भेजे अपने सोर्स से और 7 लाख रुपए अपने टूर पैकेज के लिए भेजे हैं, दोनों के लिए क्या सेपरेट एप्लीकेबल होगा? हाँ सेपरेट होगा। टूर पैकेज में इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम आपका टैक्स एप्लीकेबल है, चाहे जो भी रेट हो, तो उसके लिए अलग होगा और 7 लाख जो आपका एजुकेशन के लिए वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब क्या 3 लाख रुपए मैंने टूर के लिए भेजे हैं तो क्या वो टैक्सेबल होगा? यस बिल्कुल टैक्सेबल होगा, क्योंकि इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अब आप ये बताओ कि मेडिकल, मैंने बोला कि मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भेज रहा हूं, तो मेडिकल एक्सपेंसेस में क्या क्या आएंगे? मेडिकल एक्सपेंसेस में आएंगे टिकट के खर्चे, मेडिकल एक्सपेंस, वहां रहने के खर्चे और अदर एक्सपेंसेस, ये सारे मेडिकल एक्सपेंसेस में इंक्लूड होंगे। इसी तरीके से एजुकेशन में क्या इंक्लूड होगा? तो टिकट के खर्चे, उसके बाद फिर ट्यूशन फी, एनी अदर फी जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पे करेंगे, उसके बाद कोई और जो डेली खर्चे हैं आपके वो सारे खर्चे मिलके एजुकेशन का खर्च होगा। आपको अगर टूर पैकेज है मतलब इंटरनेशनल ट्रेवल टिकट, होटल अकोमोडेशन और कोई एक्सपेंडिचर जो है जो इससे रिलेटेड वो सारे टूर के खर्चे में इंक्लूड होंगे। तो दोस्तों अब आप बोले कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो इन्वेस्टमेंट अगर एलआरएस के थ्रू अगर आपने किया है तो एनी अदर पर्पस में आ जाएगा। आपने बोला मैं घर बेच के अपने बेटे को पैसे भेज रहा हूं, तो वो अगर आप एलआरएस में भेज रहे हैं तो सिंपल सी चीजें एनी अदर मैटर में आ जाएगा, एनी अदर पर्पस में आ जाएगा। कोई भी रेमिटेंसेस आप कर रहे हैं, आपको पर्पस देखना है, अगर एलआरएस में देखना है, एलआरएस में कर रहे हैं टीसीएस एप्लीकेबल होगा एज पर जो एप्लीकेबल स्लैब एंड एप्लीकेबल रेट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आई है। तो अगर नेक्स्ट टाइम से बैंक या आपकी एडी आपका टीसीएस कलेक्ट करती है या आप रेमिटेंस करते हैं, आपको लगता है ठीक है यार आपने 1 लाख रुपए भेजे, उसमें से 90,000 का या फिर मान लीजिए कि उसमें से 95,000 का जो इक्विवेलेंट रेमिटेंसेस वहां पहुंचा, आप तो सोचते हैं कि हो सकता है बैंक ने इतने ही रेट लगा के आपको दिया होगा, बट आप अपना 26AS चेक कर ले, उसमें आपका टीसीएस डिडक्टेड मिलेगा, आपके पैन पे वो टीसीएस जमा मिलेगा, या फिर आप ऑथराइज डीलर से पूछ ले कि आपको टीसीएस कितना पे करना पड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।